नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सीएम ने कई अहम मामलों पर जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ने बताया कि चंडीगढ़ में ही हरियाणा की अलग विधानसभा बनेगी। यहां पर सरकार ने विधानसभा के लिए जगह फाइनल कर दी है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि साल 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज 54 मामलों की फिर से समीक्षा होगी। वहीं इन मामलों में 117 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने कई मामलों की विस्तृत जानकारी भी दी। बहुत हम बनाते हैं और जनता के हित में बनाते हैं, तो जनता हित में लगातार योजनाएं बनती हैं। नई व्यवस्थाएं बनाने में कुछ न कुछ कठिनाइयां छोटी मोटी शुरू में आती है, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है, और फिर जब कर दिया जाता है तो उसको स्वीकार करना भी आसान नहीं है। बहुत लोग उसको स्वीकार इसलिए भी नहीं कर पाते कि या तो उनको समझ में नहीं आता, और या समझ में आने भी लगता है तो उनको लगता है कि हमारे हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी, ये तो जनता को सीधा लाभ होगा जो हम आज तक कर नहीं सके, और ये लाभ अगर जनता को हो गया तो जनता फिर हमारी बात कैसे सुनेगी। उस प्रकार से उसके विरोध खूब होते हैं। उसी प्रकार का एक विषय, और वो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ विषय है। जैसे कहते हैं ना कि जमीन से जुड़ी बात हो तो बड़ी मजबूत होती है, तो आज एक ऐसा विषय आपके सामने रख रहा हूं जो जमीन से जुड़ा हुआ है। हमने एक शब्द सुना है, इंतकाल सुना है ना, लेकिन आज से पहले जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो इंतकाल के लिए आदमी लगा रहता था और सालों साल लगा रहता था, इंतकाल हो नहीं पाता था और उस आदमी का इंतकाल हो जाता था। खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूरे विश्व की जरूरतों को पूरा करने में भारत का अहम योगदान है। इस सरकार ने विश्व की जरूरतों को पूरा करने के लिए उद्योगों, किसानों को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने का काम किया है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से देश में हर प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ही भारत लगातार आम जैसे फलों का निर्यात कर रहा है। सांसद ने इंडो इजरायली कृषि परियोजना के तहत लगाए गए बागों का अवलोकन किया और फलों की नर्सरी का भी बारीकी से निरीक्षण किया। इसके उपरांत सांसद नायब सिंह सैनी ने विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगाई गई प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी और 250 से ज्यादा आमों की किस्मों को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। साथ ही साथ इस सरकार ने बागवानी की खेती को अपनाने के लिए प्रति किसान को जागरूक किया है। इतना ही नहीं, इस खेती के लिए 80% तक की सब्सिडी देने के लिए अमली जामा पहनाने का काम किया गया है। के माध्यम से भी हम पानी पहुंचा सकते हैं, जिसके ऊपर सरकार की सब्सिडी देती है। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार का आह्वान ये पिछले दिनों किया था कि मेरा पानी मेरी खुराक, कि हम अपने बच्चों को विरासत के अंदर जमीन तो दे करके जा रहे हैं, परंतु जमीन के साथ साथ अगर हम पानी नहीं दे करके जाएंगे तो भूमि बंजर हो जाएगी, वहाँ पर कोई पैदावार नहीं होगी। अगर पैदावार नहीं होगी तो उस जमीन का देने का आगे विरासत में कोई लाभ नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए किसानों को आदरणीय किसानों को बिल्कुल इस हॉर्टिकल्चर के अंदर हम जाएंगे तो इसका बड़ा लाभ। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में सीएम प्रत्याशी को लेकर चल रही खींचतान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सूतना का पास जुलाहे लट्ठम लठ हुड्डा लोगों को गुमराह करने के लिए दिन रात झूठ बोल रहे हैं। अभी तक यही तय नहीं हुआ है कि इनका लीडर कौन है। कांग्रेस की सरकार आने वाली नहीं और यह लोगों से झूठे वादे कर रहे हैं। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है और यह सपने लेते रहे। सपने लेने में क्या कोई टैक्स लगता है? विज ने सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष ने कभी नहीं माना कि हम काम कर रहे हैं। पर नाइट फूड स्ट्रीट बना रहे हैं और उसके लिए इसको बहुत अच्छा डिजाइन
बनवाया है, तो काम चल रहा है, जल्दी ये बन के तैयार हो जाएगा। टेंडर भी और काम के जो इसमें डिवाइडर वगैरह बनाने हैं, तो यहाँ पर दूर दूर से लोग आएंगे, अपने अपने व्यंजन जो बनाएंगे उसके लिए ये बना रहे हैं। जिला कमीशन है, उसने बहुत सारे लोगों की राय मांगी है और उसमें लगभग 19-20 लाख लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, तो ये भी अपनी राय दे दें उसमें पूरक बनाने के लिए। वहीं हरियाणा प्रदेश में पंचायती राज में उपचुनाव राज्य चुनाव आयोग के हिदायत अनुसार 9 जुलाई को आयोजित करवाए जाएंगे और इसके तहत राज्य में 1958 पंच पदों और 18 सरपंच पदों के लिए उपचुनाव होना है। इनमें से अधिकतर पंच पदों के लिए सर्वसम्मति बन चुकी है। इसके बारे में जानकारी देते हुए भिवानी के जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रविंद्र दलाल ने बताया कि पंचायत उपचुनाव को लेकर 21 से 26 जून तक नामांकन प्रक्रिया चली और 28 जून तक नाम वापस लिए गए थे। इसके तहत भिवानी जिले की पंचायत सिकंदरपुर में 1 पद सरपंच और 9 वार्डों में पंच पदों के लिए उपचुनाव करवाया जाएगा। भिवानी जिले में सिकंदरपुर ग्राम पंचायत के लिए सरपंच पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। भिवानी के जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रविंद्र दलाल ने बताया कि 9 जुलाई को होने वाले उपचुनाव सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होंगे। चुनाव संपन्न होने के बाद मौके पर ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। ये समस्त हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव 9 जुलाई को होने जा रहे हैं। जिला भिवानी में कुल 106 पंचों के पद खाली थे, जिसमें से 78 पंच निर्विरोध चुने गए हैं और 8 वार्ड ऐसे हैं जहां चुनाव 9 जुलाई को होना है और 20 वार्ड ऐसे हैं जहां अब भी कोई भी योग्य उम्मीदवार नॉमिनेशन करने के लिए नहीं आया है। तो प्रदेश में 9 जुलाई को पंचायत के उपचुनाव होंगे और जिसकी लगातार तैयारी की जा रही है। बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतगणना होगी और मौके पर ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। बहादुरगढ़ में शरारती तत्वों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर काली स्याही फेंक दी, जिससे शहर के आम लोगों के साथ साथ सामाजिक संगठनों में भी भारी रोष है। लोगों ने सिटी थाने पहुंचकर महात्मा गांधी के चित्र पर स्याही फेंकने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल शहर की भगत सिंह मैत्री संस्था ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से इजाजत लेकर मेट्रो पिलरों पर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों के चित्र बनवाए थे ताकि युवा पीढ़ी इन महापुरुषों से प्रेरणा ले सके। मगर रात के समय मेट्रो के पिलर पर बने महात्मा गांधी के चित्र पर काली स्याही फेंक दी गई। सुबह के समय जब लोग घरों से निकले तो उन्हें इस घटना का पता चला। धीरे धीरे स्याही फेंके जाने की घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिसके बाद शहर के सामाजिक संगठनों ने सिटी थाने पहुंचकर स्याही फेंकने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पता चला कि किसी ने जो महात्मा गांधी जी का हमने चित्र पेंट कराया था उस पर किसी ने शाइन डाल दिया, तो हमने तुरंत प्रभाव से पहले शाइन को हटवा दिया है, पिलर साफ करवा दिया है। और जिस भी किसी ने ये गलत काम किया है उसके लिए हमने स्थानीय विधायक को भी नोटिस में दे दिया है कि भाई इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हमारे जो सिटी SHO है उनको भी हमने एक शिकायत दी है कि भाई इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज अपने भगत सिंह मैत्री संस्था ने इन्फॉर्मेशन दी है हमें कि जो मेट्रो के पिलर मादरूड में बने हुए हैं उनको उन्होंने लीज पे ले रखा है और उनको महापुरुषों के फोटो बनाए गए हैं। जो आज रात्रि किसी शरारती तत्व ने
जो महात्मा गांधी की मूर्ति बनी हुई है राष्ट्रपिता की, उस पर काली शाही या नीली शाही फेंकी हुई है। उनके फोटो मुझे दिखाए गए हैं और वो साफ भी करवा दी है। और अगर मैत्री संस्था कोई लिखित दरखास्त हमें देती है तो उसमें FIR भी दर्ज करेंगे। और हम अपनी जो रात्रि गश्त है उसको भी बढ़ा रहे हैं। ये मनवा वाकई इनका ध्यान भी रखा जाएगा। और हम कैमरे चेक करवा रहे हैं आस पास के, जिसमें भी कोई शरारती तत्व शाही फेंकता पाया जाता है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करें। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए हमारा कार्यक्रम हल्का हलचल। I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत छोटे से परिश्रम में बहुत कामयाब बन जाते हैं। वहीं पर आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो पूरे जीवन परिश्रम करते रहते हैं पर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो आपके जीवन में कब होगा आपका व्यापार, कब होगा आपका विवाह, कब होगा आपको संतान, कब होगा आपके जीवन में बहुत सारे सुखों का भंडार, कब होगा आपका विदेश में सेटलमेंट और भी बहुत कुछ। ये सब कुछ आपको आपकी बताती है आपको कुंडली। इन सबको बताने के लिए हम एक सुविधा लेकर के आए हैं। जो आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों को आप नोट कर लें। मुझे किसी ज्योतिषी की सलाह चाहिए, मुझे किसी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस चाहिए तो आप मुझे कॉल करें और आपको हम बताएंगे आपके पूरे कुंडली का राज। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। गरीब कल्याण के लिए समर्पित डबल इंजन की सरकार कर रही है घर का सपना साकार। साथ ही माफियाओं से जमीन मुक्त करवाकर गरीबों के लिए बन रहे पक्के आवास और पूरे देश में बनी मिसाल। भाइयों बहनों, ये जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है। पेशेवर माफिया और अपराधियों की जमीनों को कब्जों से मुक्त करके उन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना से 6 साल में उत्तर प्रदेश के 54 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्का आवास मिला है। इसके साथ ही मुफ्त बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, शुद्ध पेयजल आदि की सुविधाएं भी मिल रही हैं। उन्होंने मुझे रहने के लिए एक छत दिया है। मैं आज थोड़ी खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सपने कर रही साकार डबल इंजन की सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब वक्त तो चला है हमारे खास कार्यक्रम हल्का हलचल का, जहां पर रोजाना हम आपको आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और आज दिन भर क्या कुछ खास गतिविधियां रहने वाली हैं उसके बारे में भी जानकारी साझा करते हैं। और इसीलिए आज हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ ओपी शर्मा जुड़े हुए हैं, कालावली से जगदीश प्रजापति और गुरुग्राम से गुंजन जोशी। सबसे पहले जगदीश आपके पास आना चाहूंगी, आज कालावली में क्या कुछ खास रहने वाला है दिन भर? की बात करें तो मौसम में काफी गर्मी है जो देखने को मिल रही है। पहले ही मानसून आ गई है लेकिन कल थोड़ी बूंदाबांदी को लेकर उमस जो बनी हुई है। वही अगर बात करें सावन का महीना चल रहा है उसको लेकर मंदिरों में देखा जा रहा है कि सांभर लेने आने वाले जत्थों की काफी भीड़ है जो मंदिरों में देखी जा रही है। उसको लेकर उपायुक्त महोदय की ओर से धारा 144 लगा दी गई है। कोई कांवड़िया के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि कोई कांवड़िया किसी प्रकार का हथियार या डीजे लेकर ना चले और ना ही किसी प्रकार का बैट या आरती वगैरह जो हथियार मंच के लोग थे इस तरह के कोई छोटी या लेकर चले, इस तरह के जो है गाइडलाइन उनकी ओर से जारी कर दी गई है। वही बात की जाए तो जो प्रोडक्ट है
अनिश्चितकालीन जो हड़ताल पर आ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो वो बैठे हैं उसको लेकर लोग जो है बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, क्योंकि सभी कार्यालय में जो काम है वो ठप हो चुके हैं, क्योंकि आज तो कंप्यूटराइज काम है तो कंप्यूटर पर कलर काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको लेकर लोगों में काफी परेशानी है जो देखने को मिल रही है। तो ये राष्ट्रीय कल्चर की बात करें तो जो बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला आज सिरसा में रहेंगे, तो कई कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कई कार्यक्रमों में छोटे छोटे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वही अगर बात की जाए 2024 के चुनाव को लेकर तो सभी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ताओं की ओर से कमान कर ली गई है। हर पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों को ज्वाइन करवाने का काम किया जा रहा है। वही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के शीतल केरवाला बिल्कुल मध्य प्रदेश में गए हैं, लेकिन उनके जो मुख्य कार्यकर्ता है उनके साथ रहने वाले हैं, गाँव जाकर लोगों को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी भी कंपेनिंग में लगी हुई है और वह भी लोगों को पंजाब में बिजली के जो काम है उनको दिखाकर लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करते हैं। जी 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 ओपी, आपके पास आना चाहूंगी, आज क्या कुछ हलचल रहने वाली है दिन भर आपके हल्के में? अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो आज चंडीगढ़ में दो अहम खबरें जो है वो होने वाली, जिसमें एक है कि हरियाणा कैबिनेट की आज 3 दिन बाद दूसरी बैठक होनी है। पिछली बैठक में 2 से 3 एजेंडे थे जिनको डेफर कर दिया गया था, तो उन एजेंडे को लेकर कुछ गांव की जमीन गुरुग्राम फरीदाबाद की तरफ एक गांव थे जिनकी मुआवजा जमीन को लेकर कुछ जो विरोधाभास था, तो उसको चलते हुए पिछली बैठक में उस एजेंडे को जो है वो एग्जीक्यूट नहीं, उसको जो फैसला नहीं लिया पाया था, तो आज इसके ऊपर उम्मीद है कि फैसला ले लिया जाए। इसके बाद कुछ छोटे मोटे 2-3 एजेंडे और हैं, तो कह सकते हैं छोटी सी आज कैबिनेट की एक बार फिर बैठक होने वाली। वहीं दूसरी बात करें तो जो कॉमन इंटरेस्ट है CET यानी कि जो एसएससी द्वारा जो क्लास 3 और क्लास 4 के बच्चों को भर्ती करने के लिए बनाई गई थी, इसमें इसके खिलाफ भी जो आज हरियाणा यूथ कांग्रेस एक प्रदर्शन का कहीं ना कहीं ऐलान कर सकती है, क्योंकि पिछले दिनों जो बच्चे पास हुए थे उनमें से मात्र 4 गुना से ही पोलिसी के फैसला सिलेक्शन कमीशन जो है। ओपी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है सही से हमारे तक। गुंजन, आपका तब तक रुक करना चाहूंगी, लौटूंगी ओपी आपके पास। यहाँ जल भराव की समस्या से लोगों ने जो सरकार के विरोध में नारे लगाए थे और आज भी देखिए सारे गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों से लोग आज गुरुग्राम की डीसी ऑफिस पहुंचेंगे और वहां जाकर गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव को ज्ञापन सौंपेंगे। देखिए जिस तरह से जल भराव की स्थिति पूरे साइबर सिटी में देखने को मिली है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को, आम जनता को और छोटे बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। देखिए सड़कों का अगर मैं जिक्र करूं तो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां भी यहाँ फैल रही है। देखिए इसे लेकर हालांकि गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है, साथ ही साथ तमाम जितने भी गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल हैं उन सभी में डेंगू और मलेरिया को लेकर तमाम तरह की सुविधाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कर ली गई है, दवाएं स्वास्थ्य विभाग मुहैया करा रहा है। साथ ही साथ नगर निगम की तरफ से भी मच्छर ना पनपे इस बात की पूरी पुष्टि यहाँ पर की जा रही है और सड़कों पर मच्छरों के लिए छिड़काव किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या न हो। वहीं देखिए दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है भूमि अधिग्रहण मामलों को लेकर है, क्योंकि जिस तरह से साइबर सिटी में लगातार भूमि अधिग्रहण के मामले सामने आ रहे हैं, लोग लगातार भूमि अधिग्रहण के मामलों को लेकर सरकार का विरोध जता रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कल विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी जो भूमि अधिग्रहण मामलों से जुड़ी सुनवाई करेगी और ऐसे में गुरुग्राम के मानेसर और कन्हाई गांव के लोग वहां पहुंचेंगे और वहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर अपने जो समस्या है वो वहां पर रखेंगे और सरकार से अपील करेंगे कि उनकी समस्याओं को तुरंत निपटारा हो। वही तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो अपराधों को लेकर है। साइबर सिटी में देखिए जिस तरह से लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और खासकर कॉल सेंटरों को लेकर जो सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। लगातार गुरुग्राम पुलिस ऐसे अपराधियों पर नकेल कस रही है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो ये मामले सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर ये जाहिर कर रहे हैं कि पुलिस के प्रति लोगों का जो खौफ है वो खत्म होता जा रहा है। बीते दिन भी एक ऐसे ही कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया गया। आपको बता दें कि ये कॉल सेंटर जो है ये पिछले काफी समय से गुरुग्राम में चलाया जा रहा था और कॉल सेंटर के नाम पर यहाँ लोगों से ठगी की जाती थी। देखिए राजनीतिक हलचल की अगर मैं बात करूं तो अब जिस तरह से 2024 से लोकसभा और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में तमाम पार्टियां लोकसभा और विधानसभा की तैयारियों में जुट चुकी है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सभी
डोर टू डोर कैंपेन इस बार शुरू कर रही हैं। और इस बार देखिए खास बात, क्योंकि जिस तरह से महंगाई ने अब लोगों की जेब जो है वो ढीली कर दी है, इसे लेकर महंगाई को लेकर यहाँ पर जो है इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोगों के बीच जा रही है। जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, उन दामों को लेकर इस बार यहाँ वोट मांगने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार पहले की उपलब्धियां गिनवाई जा रही है और साथ ही साथ आगे आने वाली जो योजनाएं आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आप तक आवाज पहुंच पा रही है? क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए आपकी बात अधूरी रह गई थी। जी देखिए दीपिका, अगर चंडीगढ़ की बात करूं, चंडीगढ़ में आज दो अहम खबरें हैं जो हरियाणा से जुड़ी हुई। जिसमें पहली खबर है कि 3 दिन के अंदर ही आज हरियाणा कैबिनेट की दूसरी जो है बैठक हो रही है। और इस बैठक में जो कुछ एक एजेंडा है, जिसमें कुछ दिनों से गुरुग्राम और फरीदाबाद में कुछ जमीन एक्वायर की गई थी, इसके मुआवजे संबंधी कुछ फैसला पिछली बार नहीं हो सका था। उम्मीद की जाती है कि आज उसके ऊपर जो है फैसला हो जाएगा। इसके अलावा कुछ एक दो और एजेंडा आज मीटिंग में जो है वो रखे जाएंगे। शायद एक मानसून सत्र को लेकर भी उम्मीद की जा रही है कि शायद आज इसकी डेट का अनाउंस कर दिया जाए और अगस्त के पहले सप्ताह के अंदर जो है हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने की एक उम्मीद भी जो है कहीं ना कहीं दिख रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो हरियाणा में जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों सीईटी का जो एक रिजल्ट डिक्लेयर किया था, उसके बाद 4 गुना जो अभ्यर्थी हैं उनको जो इंटरव्यू के लिए बुलाने का जो ऐलान किया है, उसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं हरियाणा में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल है। और ऐसे में जो 4 गुना लोगों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाने की जो सरकार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बात कर रही है, उसके खिलाफ आज यूथ कांग्रेस जो है किसी परिणाम का ऐलान कर सकता है। क्योंकि अगर हम पड़ोसी राजस्थान या उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर करीबन 10 से 15 गुना तक बच्चों को सीईटी परीक्षा पास करने वाले 10 से 15 गुना बच्चों को जो है आगे अगली लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। जबकि हरियाणा में मात्र 4 गुना जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को बुलाया जाता है। तो इसको देखते हुए जो करीबन 11 लाख बच्चों ने सीईटी परीक्षा पास किया, जिसमें मात्र 3 से 4 लाख को ही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में शामिल करने के लिए बुलाया जाएगा। तो उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी है। और चुनावी साल जो है वो करीबन मान के चलते हैं शुरू हो गया। लोकसभा चुनाव में अब करीबन 8 से 9 महीने का वक्त बचा है, वहीं लोकसभा में 1.5 साल, विधानसभा में 1.5 साल का वक्त बचा है। तो ऐसे में सभी पार्टियां इन मुद्दों को कहीं ना कहीं भुनाने में लगी हुई है। तो इसी के तहत आज जो हरियाणा यूथ कांग्रेस है वो कोई बड़ा ऐलान करने वाली है। जी ठीक है जगदीश, आपके पास आके जानना चाहूंगी मैं कि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्थाओं की क्या कुछ विभाग की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, अगर ट्रैफिक विभाग की बात की जाए तो बिल्कुल कालावली में कुंभकर्णी हुआ, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, जगह जगह पर पानी भर जाता है, तो जो मुख्य रोड होते हैं वहां से निकलना होता है, वहां पर जाम लग जाता है। लोगों को काफी परेशानियों का जो सामना करना पड़ता है। हर बार देखने को मिलता है कि जो जैसे अनाज मंडी है, जब पंजाब बस स्टैंड है, जो मुख्य रोड है जहाँ से लोग गुजरते हैं, वहाँ पर पानी भरने की वजह से लोग छोटी गलियों से होकर निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। कहीं ना कहीं जो बारिश के दिनों में आए दिन देखने को मिलता है कि ट्रैफिक जो है ट्रैफिक के कारण एक्सीडेंट होते हैं। और ओपी और गुंजन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस, और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। देवभूमि उत्तराखंड आयुर्वेद और योग का जन्म स्थान है। यहाँ की प्राकृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में एक अनूठी शांति है।
सुकून और आनंद की अनुभूति है, जिसका अनुभव करने यहाँ साल के 12 महीने पर्यटक देश और विदेशों के कोने कोने से आते रहते हैं। यहाँ आने वाले आगंतुकों को पर्यटन से संबंधित विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने नई टूरिज्म पॉलिसी 2023 लागू की है। इस नीति के लागू होने के बाद से यहाँ सभी पर्यटन स्थलों और गेटवे हब पर पूरे सुरक्षा मानकों और गुणवत्तापरक सुविधाओं के साथ पर्यटन का एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए नई पर्यटन नीति स्थानीय निवासियों को स्वरोजगार से जोड़ रही है और पर्यटन के क्षेत्र में उद्यमशीलता के नए रास्ते बनाकर बाहर पलायन कर चुके युवाओं को वापस उत्तराखंड आने के लिए प्रेरित कर रही है। मैं पहले मुंबई में था, फिर उसके ईयर 21 में मैंने खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करा इस वीर चंद गढ़वाली स्कीम के थ्रू। इसके लिए मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट का I'd like to thank them। इस नीति के लागू होने के बाद से यहाँ का फेयर एंड फेस्टिवल टूरिज्म, इवेंट टूरिज्म, आर्ट एंड क्राफ्ट टूरिज्म, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म को नए आयाम मिल सकेंगे। ये नई नीति उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों को होम स्टे टूरिज्म, टूरिस्ट गाइड सेवाएं, पर्यटन उत्पाद जैसे उद्यमता के नए अवसर उपलब्ध करवाने में सक्षम साबित हो रही है। ये विकसित होते भव्य पर्यटन का प्रमाण है। ये नव उत्तराखंड निर्माण है। नमस्कार। कहते हैं कि ज्योतिष में आपके हर सवालों का जवाब छिपा हुआ है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आपके इन सवालों का जवाब आखिर देगा कौन? कब होगा आपका व्यापार? कब होगा आपका विवाह? कब होगा आपको संतान? कब होगा आपका विदेश में सेटलमेंट? और भी बहुत कुछ। इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम एक सुविधा लेकर के आए हैं। जो आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों को आप नोट कर लें और जब भी आपको लगे कि मुझे कोई ज्योतिषीय परामर्श चाहिए, मुझे कोई बेस्ट एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस चाहिए, तो आप मुझे कॉल करें और आपको हम बताएंगे कि ये सब आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा। आप और आपके जीवन को हम सुदृढ़ और उत्कृष्ट बनाएंगे। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी। मैं हूं आपके साथ ज्योति। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास के लिए क्या कुछ फैसले ले रही है, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए क्या रणनीति बनाई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराने के लिए इस उद्देश्य से की गई ई अधिगम योजना पूरी तरह से कारगर सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत अब तक 5.5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे जा चुके हैं। इसके साथ प्रतिदिन 2 GB इंटरनेट डाटा भी मुफ्त दिया जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जो पूरे भारत में स्कूल में पहली योजना है। राज्य सरकार की ई अधिगम पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। सीएम मनोहर लाल ने विद्यार्थियों को दी सौगात। हरियाणा में ई अधिगम योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने किया ई लर्निंग योजना का आगाज। सीएम ने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों से किया सीधा संवाद। प्रदेश में अब तक 5.5 लाख टैबलेट बांटे गए। हरियाणा में ई अधिगम योजना साबित हो रही कारगर। ई अधिगम पहल साबित होगी मील का पत्थर। मुख्यमंत्री ने 33,000 शिक्षकों को वितरित किए टैबलेट। गरीब बच्चों को ऊंचे सपने देखने का दिया हौसला। विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से कर सकेंगे पढ़ाई। आईटी क्षेत्र में एक्सपर्ट बनेंगे हरियाणा के बच्चे।
ई अधिगम योजना से शिक्षा में आई डिजिटल क्रांति। पूरे देश के लिए मिसाल बनेगा हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को चंडीगढ़ में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई अधिगम योजना के तहत टैबलेट प्राप्त करने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों से सीधा संवाद किया। संवाद के दौरान टैबलेट प्राप्त करने वाले स्कूली विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की पहल करके मुख्यमंत्री ने गरीब बच्चों को भी ऊंचे सपने देखने का हौसला दिया है। आज हम भी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो ये केवल हरियाणा सरकार की बदौलत से मुमकिन हुआ है। विद्यार्थियों ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जब स्कूल पूरी तरह से बंद हो गए थे, तब उन्हें ऐसा लगता था कि वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, लेकिन बच्चों को मुफ्त टैबलेट देने के मुख्यमंत्री के इस प्रयास से विद्यार्थियों ने न केवल शिक्षा प्राप्त की, बल्कि आज भी सभी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो डिजिटल तकनीक का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में काफी समय से हो रहा है, लेकिन 2 साल पहले जब कोविड-19 महामारी आई थी, उस समय ये तकनीक हर विद्यार्थी की एक प्रकार से जरूरत बन गई थी। उस समय स्कूल कॉलेज जाना ये संभव भी नहीं था, लेकिन विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना ये भी आवश्यक था। इसके लिए हमने कई डिजिटल प्लेटफॉर्म इनका उपयोग किया था। कोविड-19 महामारी के इस दौर में हमें जरूरत महसूस हुई कि प्रदेश के विद्यार्थियों के पास डिजिटल डिवाइस ये होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किए। 5 मई 2022 को रोहतक में ई अधिगम योजना का शुभारंभ करते हुए हमने वहां टैबलेट वितरण किए थे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक लगभग 5.5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट ये प्रदान किए जा चुके हैं। ये टैबलेट आपके कौशल का विकास करने के साथ साथ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में आपकी सहायता करेंगे। इसके अलावा इससे आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल तकनीक का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में काफी समय से हो रहा है, लेकिन 2 साल पहले आई कोविड-19 महामारी के समय से ये तकनीक हर विद्यार्थी की जरूरत बन गई है। उस समय स्कूल कॉलेज जाना संभव नहीं था, लेकिन विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना भी आवश्यक था। इसके लिए सरकार ने कई डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। इसलिए राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान करने का निर्णय लिया और इसी दिशा में 5 मई 2022 को रोहतक से ई अधिगम योजना का शुभारंभ करते हुए विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने सभी विद्यार्थियों से अनुरोध किया है कि वो इस टैबलेट का अधिकतम उपयोग करें। इसके सदुपयोग से दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके जीवन को सरल और सफल बनाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये टैबलेट बच्चों के कौशल का विकास करने के साथ साथ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में भी उनकी सहायता कर रहे हैं। हरियाणा के विद्यार्थियों को यदि 21वीं सदी के कौशल में दक्ष बनाना है, तो ये तभी संभव है यदि उन्हें पर्सनल डिजिटल डिवाइस उपलब्ध करवाए जाएं। अब स्कूल स्तर पर जिन विद्यार्थियों को डिजिटल एक्सेस मिल रहा है, वे आने वाले वर्षों में आईटी क्षेत्र में या 21वीं सदी के कौशलों में हाथ आजमाते दिखेंगे। इन कौशलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, डाटा माइनिंग, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, कोडिंग, गेमिंग इत्यादि शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय रोजगार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना अगली 5 वर्षीय योजना का ये लक्ष्य है। इसमें हरियाणा का ये ई अधिगम प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का जो नारा दिया है, हम उसे साकार करने के लिए प्रयासरत हैं। ये ई अधिगम पहल इस दिशा में मील का पत्थर है। इस पहल का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसके माध्यम से टैबलेट सीधा आपको मिला है। इससे आप ऑनलाइन माध्यम से ग्लोबल परिदृश्य तक पहुंच सकेंगे। इसके लिए आकाश उपलब्ध है। उड़ान भरने की बाधाएं समाप्त हो गई हैं। यह योजना हरियाणा में सामाजिक बदलाव के लिए भी महत्वपूर्ण पहल है। नेल्सन मंडेला ने शिक्षा को ऐसे हथियार के रूप में बताया है जिससे संसार को बदला जा सकता है। हमने हरियाणा में ई गवर्नेंस के नाते से बहुत से प्रयोग किए हैं और डिजिटलाइजेशन का एक प्रकार का रिकॉर्ड हमारा, या भूमि का जो रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन का अथवा परिवार पहचान पत्र बना करके जितनी भी सेवाएं हैं, योजनाएं हैं, ये साधारण जनता को इसी के माध्यम से दी जा रही हैं। बहुत से पोर्टल बनाए गए हैं जिसका लाभ सीधा जनता को मिल रहा है और जैसा हमको ध्यान में आता है कि इससे
व्यक्ति का समय और साधन ये सब बचते हैं। भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगता है। समय पर काम करने में मदद मिलती है। व्यक्तियों को कैसे उनका जीवन सरल हो, ईज ऑफ लिविंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इसके अंदर अधिकतम काम डिजिटलाइजेशन का जो काम है वो ई गवर्नेंस के माध्यम से ये होता है। ह्यूमन इंटरफेस इसमें कम से कम है, जिसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। बंधुओं, हरियाणा की इस योजना से वह हथियार, वह उपकरण आपको दे दिया जा रहा है जो स्वयं को, समाज को, राज्य, देश तथा संसार के साथ साथ ब्रह्मांड को बदलने का काम करेगा। दूध दही का खाना खाने वाला ये प्रदेश, सीधे सीधे बाणे वाला हरियाणवी अब जय जवान जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान भी कहेगा। मैं आशा करता हूं कि आज आप इस टेबलेट का पूर्ण उपयोग करके और शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदियों को आप छुएंगे। आप विद्यार्थियों, अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का आप स्रोत बनेंगे। मैं विद्यार्थियों के अभिभावकों से भी निवेदन करता हूं कि अपने बालकों को इस ई अधिगम योजना के माध्यम से मिलने वाला जो टेबलेट है, इसका सदुपयोग करने में ही इनकी सहायता करें। कहीं भी ये बालक इसका दुरुपयोग न कर सके, इसका ध्यान रखने की जिम्मेवारी ये सब आपकी भी है। मित्रों, आपको सबको इस अवसर का लाभ लेने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। शिक्षा में सूचना तकनीक के उपयोग के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं एक बार गांधीनगर में अपने संबोधन में कहा था, हम खुशकिस्मत हैं, ऐसे युग में हैं जहां प्रौद्योगिकी सरल और पहुंच के अंदर है। एक बार आप इसमें दिलचस्पी लें तो पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। मित्रों, मैं तो आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। जब नरेंद्र मोदी जी ने मुझे इस तकनीक के माध्यम से कैसे अपने काम को आगे बढ़ाना है और वो तकनीक जब मैंने शुरू की तो आज उसी का परिणाम है कि हमने सरकारी काम में इस तकनीक के माध्यम से समाज को बहुत सेवाएं देने का जो प्रारंभ किया है, जिसको समाज ने स्वीकार किया है। मेरा ये मानना है कि ऐसी व्यवस्था करनी होगी जो स्थायी हो, सहज सुलभ हो, जिसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से पाठ्यक्रम चले, पठन पाठन भी हो, पर्यवेक्षण भी हो, इंटरैक्टिव हो, टेस्ट भी हो, परीक्षा भी हो, कौशल ग्रहण भी हो और पूरी व्यवस्था लर्निंग कॉम्पिटेंसी की प्राप्ति में सहायक हो। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य दो तरफा संवाद हो, प्रश्न पूछने की ये स्वतंत्रता हो। ये तभी संभव है यदि सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को ई लर्निंग के उपकरण उपलब्ध करवाए जाए, जिसमें टेबलेट, स्मार्टफोन आदि शामिल हैं। इसलिए हम शिक्षण में प्रौद्योगिकी और ई लर्निंग के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर बल दे रहे हैं। आप महामारी के दौर को याद कीजिए, तब आपको मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। इससे पढ़ने में बड़ी परेशानी होती थी। और यही नहीं, गरीब परिवारों के बच्चों के पास इंटरनेट से जुड़े ये मोबाइल भी नहीं होते थे, बहुत कम स्पीड वाले मोबाइल होते थे। इसलिए हमने स्कूली बच्चों को बड़ी स्क्रीन वाला डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। कोविड-19 महामारी के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से करोड़ों विद्यार्थियों को घर बैठे ही शिक्षा प्रदान की गई। उस समय हमने 15 अप्रैल 2020 को मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया था। मैंने विद्यार्थियों को SSS अर्थात स्टे एट होम, स्टडी एट होम, स्कूल एट होम इसका संदेश दिया। इसके अलावा उन्हें नए अवसरों की प्राप्ति भी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में सूचना तकनीक के उपयोग के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि हम खुशकिस्मत हैं कि ऐसे युग में हैं जहां प्रौद्योगिकी सरल और पहुंच के अंदर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की इसी विचार पर चलते हुए ऐसी व्यवस्था बनानी थी जो स्थायी हो, सहज हो और सुलभ हो, जिसमें लर्निंग मैनेजमेंट के माध्यम